हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त, बहुत अच्छा। आज हम अपनी +1 क्लास का जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सारे बच्चे बोलेंगे बताओ क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखेंगे कि देखो नाम से पता लग रहा है हमें कि केमिकल बॉन्डिंग इट मीन्स केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड किन के बीच में मिलेगी? केमिकल्स के बीच में, हमारे जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में किस प्रकार से केमिकल बॉन्ड बनती है, कैसे क्या होगा, और उनके क्या पढ़ेंगे हम? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी यूनिट है, बड़ी सिंपल सी यूनिट है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। आप जो भी एग्जाम देंगे बाद में, IIT, JEE, नीट या जो भी आप देंगे, +2 के हिसाब से भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास। तो सारे बच्चे समझेंगे और बिल्कुल ही आसान सी है। ठीक है, और सारे बच्चे साथ साथ रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, देखो हमारे पास जो एटम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं क्या होता है कि यूजुअली ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे मिलके, जैसे कि H2, जैसे कि N2, जैसे कि O2। समझे? इट मींस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मिलके एग्जिस्ट करते हैं। मिलने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक एटम एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O, जैसे कि हम देखें कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन। अब ये जो H और H है, अब इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है, किसी वजह से दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, मीन्स इनके बीच में कौन सा फोर्स है जिस वजह से आपस में जुड़े? एक N अलग था, दूसरा N अलग था, आपस में दोनों जुड़े तो किसकी फॉर्मेशन हुई? N2 की। इनके बीच में जो ये फोर्स आया, ठीक है, ये क्या? उसी को हम क्या कहेंगे कि किस वजह से जुड़े हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। समझे? कि मीन्स जो दो एटम्स हमारे पास, इन दोनों को जो आपस में पकड़ के रखता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। समझे? इट मीन्स जो भी बॉन्ड हो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होते हैं कि कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई, या कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल ही क्यों बने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 बनता है, ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों ने अभी तक H3 देखा है? H3 की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, H3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये पढ़ेंगे कि H2 ही क्यों बनता है, H3 की फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई। समझे? या H2 बनता है, अच्छा He2 आपने देखा अभी तक? हीलियम 2, He2 की फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स H2 बनता है लेकिन He2 नहीं बनता। ठीक है, मीन्स कि कुछ ही सर्टेन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, जबकि उसी प्रकार किसी दूसरे की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इनकी शेप पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास H2 है, देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, CO2 H2O, 3 एटम यहाँ पे, 3 एटम यहाँ पे, लेकिन जो CO2 की जो शेप होती है वो शेप होती है लीनियर, और H2O की जो शेप होती है वो होती है बैंड शेप या V शेप। शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखने को सेम, लेकिन इनकी शेप क्या अलग अलग। मीन्स कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन कुछ अलग, कोई मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन के ऊपर कंबाइन है, ऐसा ही इतना सब कुछ कि मतलब केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, किस प्रकार से एटम एक साथ दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये हम सारा क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। तो साइंटिस्टों ने फिर आगे खोज करना स्टार्ट किया कि मतलब किस प्रकार से क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18th ग्रुप होता है, कौन सा? नोबल गैसेज। पहले हम उनको इनर्ट गैसेज भी कहते थे। जो हमारा 18वां ग्रुप है नोबल गैसेज का, कौन सा बोलेंगे सारे बच्चे? कौन सा बताओ? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रैंडन। ठीक है, ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई खुद की ट्रिक बना रखी तो भी अच्छी बात है। या हिना, निन्ना और करीना, जीनोन, रैंडन।
ठीक है, या हिना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, समझ गए। याद करना है, कैसे भी याद करें आप, He, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रैंडन। कौन सा ग्रुप नंबर हमारा? 18th ग्रुप नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर बताओ, हीलियम का कितना? 2, नियोन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन बताओ कितना? 2 10 18 36 54 एंड 86। ठीक है, अब देखो आप लोग, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिख के देखी तो क्या आई? 2, पहली साइड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 लिख दिए। नियोन की किस प्रकार से आएगी? 2 और 8, एटॉमिक नंबर 10 हो गए, 2 और 8। आर्गन की किस प्रकार से लिखेंगे? 2 8 8 2 10 और 8 18 हो गई। क्रिप्टन की लिखेंगे 2 8 18 8, क्या काउंट करना? हो गए 36, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 18 18 18 2 36 हो गए। जीनोम की लिखेंगे 2 8 8 18 8, देखना। अब देखो क्या हुए? 54, करो काउंट। ठीक है, रैंडम की लिखेंगे 2 8 18 32 18 8, कर लेना काउंट। ठीक है, 86 हो जाएंगे। अब देखो आप लोग, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा 18वां ग्रुप होता है ना, जो हमारा 18वां ग्रुप होता है, क्या वो किसी के साथ रिएक्शन करके केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? तो ये पाया गया वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट मींस He2 की फॉर्मेशन नहीं होती, Ne2 आपस में दोनों नहीं जुड़ते, Ar2 भी आपस में नहीं जुड़ते, Xe2 भी आपस में नहीं जुड़ते। तो उन्होंने इस बात की खोज की कि मतलब ये क्यों नहीं जुड़ते। तो क्या पाया गया? तो ये पाया गया कि भैया इनकी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन देखे गए ना, बताओ सभी की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और जो लास्ट सेल होती है ना हमारी, जो लास्ट सेल होती है उसको हम कौन सी सेल कहते हैं? हमारी वैलेंस सेल। कौन सी सेल है? वैलेंस सेल। सारे बच्चे अभी याद कर लेंगे कि जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कि बताओ इनकी सब बाहर वाली सेल में सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 8 8 और 8। इट मींस एक बात निकल के आई कि यदि किसी एटम की लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है मींस वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ गए? ये बात देखने को मिली कि यदि किसी एटम की लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो किसी का रिएक्शन नहीं करेगा। और हीलियम के केस में कितने होंगे? 2। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट सेल में? 2। और सभी के में कितने? 8 8 8 8। ठीक है, तो जितने भी एटम्स रिएक्शन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, वो अब क्यों रिएक्शन करते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। ठीक है, अभी हम देखेंगे सारा। तो जो भी हमारे एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन इसलिए करते हैं कि वो अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। ठीक है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट टर्म आई कहां से? 8 से, कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाए व्हाट इज द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि हर एक एटम अपनी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन, हीलियम और बेरिलियम ये अपना करना चाहेंगे क्या? कंप्लीट डुप्लेट, क्योंकि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम तो अपना क्या पूरा करना चाहेंगे? डुप्लेट। और सभी अपना क्या पूरा करना चाहेंगे? ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन फिर हम क्या लिख देंगे? The atoms of different elements combine with each other in order to complete their octets or duplet in case of hydrogen, helium, lithium and beryllium to attain stable nearest noble gas configuration। मीन्स कि जो एटम्स है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट, वो क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ। क्यों करेंगे? ताकि वो क्या कंप्लीट कर लें? अपने ऑक्टेट्स या डुप्लेट। और डुप्लेट किस केस में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, कि ताकि वो क्या अटेन कर ले? एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल से किस प्रकार से सारा। तो मीन्स सिंपल सी बात है कि ऑक्टेट रूल क्या हो गया कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो क्या करना चाहते हैं? अपने लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं, कि ताकि हमारी भी कॉन्फ़िगरेशन किन की जैसी हो जाए? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की जैसी हो जाए।
ठीक है, अब आप लोग देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम क्या हो जाए पढ़ लिख के स्टेबल, यही तो। देखो हर कोई काम क्यों कर रहा है कि ताकि हम सब क्या हो जाए बाद में स्टेबल हो जाए, हम अच्छे से जिए, ठीक है। तो एटम्स भी क्या चाहते हैं कि हम क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। और एटम से स्टेबल किस प्रकार से होते हैं, एटम्स में खेल किसका चलता है, इलेक्ट्रॉन्स का, कि वो अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 8, ठीक है। इसलिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो भी सब कुछ, ठीक है। दूसरा अब हम देखते हैं कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, कि ये जो एटम्स हैं हमारे पास किस प्रकार से कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार हैं। पहला क्या कि बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मीन्स कि ट्रांसफर हो जाए किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दे, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा पहले भी 10th क्लास में, ठीक है। अभी सारा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, या किस प्रकार से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग, ठीक है। कि हमारे पास दो एटम है, इसको भी अपने 8 पूरे करने, इसको भी अपने 8 पूरे करने, तो क्या करें, दोनों आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। किस प्रकार से, सारा देखेंगे एग्जांपल के साथ। अब शेयरिंग दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। शेयरिंग दो प्रकार से, किस प्रकार से, नंबर 1 क्या हो कि व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय टू एटम्स इक्वली द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब हमारे पास जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम बराबर बराबर शेयर करें। यदि इस एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग करने के, इसने अपने 2 दिए तो इसने भी 2 दिए, ठीक है। तब कौन सी बॉन्ड बनेगी, हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। मीन सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगी दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, एंड जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। या दूसरा शेयरिंग किस प्रकार से हो सकता है, दूसरा शेयरिंग इस प्रकार से हो सकता है कि व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम्स, कि केवल कंट्रीब्यूशन कौन करे, शेयरिंग कौन करे, केवल एक एटम करे, लेकिन बट शेयर्ड बाय बोथ, और शेयरिंग दोनों करें, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, पहले अब हम केवल आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझे क्या, देखो जैसे कि इस प्रकार से, देखो जैसे कि ये कोई एक एटम हमारे पास, ये कोई एटम दूसरा है, इस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फालतू है, तो इसने क्या किया, और इसको 1 चाहिए, इसके पास 1 की कमी है, तो यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, यदि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों एक एक की क्या कर लेंगे, शेयरिंग। कहाँ रखेंगे, इसने अपना बीच में रखा, इसने अपना बीच में रखा, और दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग। और शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बन गई बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों एक की शेयरिंग की, ठीक है। यदि इस प्रकार से हो कि ये हमारे पास एक एटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास दूसरा एटम है, इसको कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये एटम क्या करेगा, ये एटम ना अब अकेला एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, बी को शेयरिंग करने के लिए। तो शेयर करेंगे दोनों, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करने के लिए एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या देगा, शेयरिंग करने के लिए। तो जैसे ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी को दे देगा, तो ये जो बॉन्ड आई वो बॉन्ड कौन सी है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ओके। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास, लेविस सिंबल, ये भी आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल आसान सा है कि लेविस डॉट सिंबल क्या होते हैं। लेविस एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने लेविस डॉट सिंबल्स दिए थे। क्या दिया था उसने, जैसे कि हमारे पास आ गए कि लिथियम के लेविस सिंबल बनाओ, तो लेविस सिंबल कुछ भी नहीं, जो बाहर वाली सेल होती है, बाहर वाली सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। तो बस वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको डॉट के साथ दर्शाना, ठीक है, डॉट से दर्शाना, बस उसी को हमने क्या कहा था, लेविस सिंबल। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका। दूसरा आ गया नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो, 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 5, वैलेंस है में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो दर्शा दो 1 2 3 4 और 5, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। कार्बन, कार्बन का बनाओ आप लोग जल्दी, सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, है बनाओ कार्बन का, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। कार्बन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 आएंगे,
6 थोड़ी ना, 6 तो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 4, तो 4 होंगे, ऐसे बोल रहे 6। ठीक है, कार्बन की ऑक्सीजन का बनाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या 2 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या होते हैं लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर्स या लेविस सिंबल्स। ठीक है, नियोन का बनाओगे तो नियोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो 8 डॉट बना देंगे। ओके, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बॉन्ड कौन सी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को हम एक नाम और कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं। पहला हमारे पास जैसे कि हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनिशियल, एनिशियल के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से बना होगा। तो देखो एनिशियल जो है इसके अंदर Na है और Cl है। Na की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 1। अब आप लोग देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है फालतू है, ये क्या चाहेगा कि मेरी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ताकि मैं क्या हो जाऊं स्टेबल। अब देखो इसके पास 2 रास्ते हैं स्टेबल होने के लिए, एक तो ये कि अपनी लास्ट शेल में यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो कितने हो जाएंगे 8, या दूसरा रास्ता यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, किसी को दे दे, तो भी फिर यदि एक इसने लॉस कर दिया तो कितने बच जाएंगे 8, समझ रहे हो 8 हो गए ना। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो इलेक्ट्रॉन ले ले 7 और एक रास्ता की इलेक्ट्रॉन एक क्या कर दे लूज कर, तो कौन सी बात आसान होगी, कौन सा रास्ता आसान, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है आसान है, ये काम आराम से हो सकता है। इसलिए सोडियम क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं मेरा लॉस कर दूं, और सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 8, समझे। और सोडियम पे चार्ज कैसा आ गया प्लस का। और एक बात याद करो 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है सोडियम क्या है एक मेटल, और मेटल का नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहते हैं लॉस करना चाहते हैं, ताकि हम क्या हो जाए स्टेबल। ठीक है, अब दूसरा देखो हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 2 8 और 7। अब बताओ क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक की जरूरत ना। यदि क्लोरीन को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये Cl- में, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 8 और 8, साथ ही एक बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। ये जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स तो कि कितने हैं कौन सी शेल में, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने पढ़ लिया होगा पहले ही सेकंड यूनिट के अंदर। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये जो सोडियम है इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना था लूज करना था। ठीक है, अच्छा एक बात होती है ना, आपने माइनस इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखो या आप इसको उस तरफ लिखोगे, तो देखो एरो की उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन। इस बात का मतलब क्या कि सोडियम ने क्या दिया, एक तो Na+ और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ठीक है ना, ये बात है। अच्छा फिर एक बात बताओ, जिनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, पढ़ रखा आप लोगों ने, जिन स्पीशीज के ऊपर जिन एटम्स पे चार्ज आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं आइंस, आइन। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम आइन, और इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड आइन। ठीक है ना। और दूसरी बात, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कौन से आइन बोलते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं कैटाइन, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं एनाइन। आया याद, ठीक है ना। या देखो इस प्रकार से याद कर लो आप लोग, है ना, पहले भी बताया था कि जैसे कि कैटाइन है, कैटाइन की फॉर्मेशन कब हुई, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ खत्म हो गया, कट गया, है ना, इट मींस कट गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कट गया तो कैटाइन। और एनाइन की फॉर्मेशन कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, प्लस किया ना, ऐड किया, आया, जब इलेक्ट्रॉन आया इट मींस एनाइन। ठीक है ना, याद करना कैसे भी याद करें कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो कैटाइन और नेगेटिव चार्ज तो एनाइन। ओके, अब देखेंगे आप लोग सोडियम
Na+ में कन्वर्ट होना चाहेगा और क्लोरीन Cl-। तो अब देखो सोडियम क्या चाहेगा कि मेरे को कोई एक ऐसा एटम मिल जाए जिसको मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, डोनेट कर दूं, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। क्लोरीन क्या चाहेगा कि मेरे को एक ऐसा एटम मिल जाए जो मेरे को क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ रहे हो ना? तो दोनों एक दिन मिल जाते हैं आपस में और दोनों मिल गए तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना था और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना था। तो दोनों में आपस में बातचीत हुई और क्या हुआ कि भैया मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूँ। क्लोरीन ने क्या कहा, हाँ भैया दे दो, मेरे को भी जरूरत है। तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Na+ में। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl- में। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ समझौता हुआ और समझौता होने के बाद अब ये दोनों ना अलग अलग नहीं रह सकते। अब इन दोनों को क्या क्या रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। और जब एक साथ रहेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, NaCl की। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आई, उसी बॉन्ड को हम क्या करें, केमिकल बॉन्ड। और वो कौन से फोर्स है, वो कौन सी केमिकल बॉन्ड है, वो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती है। सोडियम ने दिया किसको, क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर किया। समझ रहे हो? और देखो आयंस, आयन बना नहीं, ये भी आयन, और आयंस से ही कौन सी बॉन्ड बनती है, आयनिक बॉन्ड। समझे? दूसरे वे में हम इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि सोडियम के, बताओ सोडियम की लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करो इसके। तो बताओ सोडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास एक फालतू है, क्लोरीन को एक चाहिए, तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उसको दे दिया। ठीक है, तो दोनों आपस में किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे, Na+Cl- मींस NaCl। ओके, दूसरा देखेंगे, आप लोग बनाने की कोशिश करो। आप लोगों ने MgCl2 सुन रखा होगा, MgCl2, ठीक है, करो इस प्रकार से Mg का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अब आप लोग बताओ, दो रास्ते इसके पास, पहला रास्ता तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरा रास्ता 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज कर देगा तो 2 और 8 आ जाएंगे। ठीक है, और 2 और 8 मींस 10 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नियोन की, नियोन के बराबर हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मींस -2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो चार्ज कितना आएगा, +2। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो +3 4 लॉस करे तो +4। अच्छा, 1 गेन करे तो -1, 2 गेन करे तो -2, 3 गेन करे तो -3। ठीक है, अब हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन कि ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, Cl- और मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, 2 8 8। और Mg जब लूज कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 8। ठीक है, अब देखो, अब Mg के पास, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस शेल में फालतू है। ये क्या चाह रहा है कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं ताकि मैं क्या हो जाऊं, जिससे स्टेबल। अब देखो भैया, ये क्लोरीन है, मैग्नीशियम किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। क्लोरीन को क्या बोलेगा कि भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लो, है ना। अब क्लोरीन सोचेगा कि भैया जरूरत तो मेरे को भी है, लेकिन क्लोरीन क्या कहेगा, मेरे को तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास 7 तो पहले से ही है, यदि मैं 2 ले लूंगा तो 9 हो जाएंगे, मैं तो वापस फिर अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो क्लोरीन को तो कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। Mg ने अपने कितने डोनेट करने, 2। तो क्लोरीन क्या कहेगा, मेरे को तो भैया की चाहिए। Mg कहेगा कि भैया मेरे को तो 2 देने। तो फिर क्लोरीन क्या कहेगा कि रुको 1 सेकंड, मैं मेरे भैया को बुला के लेके आता हूँ। और भैया को किसको बुला के लेके आया, दूसरे क्लोरीन को। अब इस क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इसको चाहिए। तो दोनों क्या कहेंगे कि भैया 1 मेरे को दे दे इलेक्ट्रॉन और 1 मेरे को दे दे। Mg का भी काम पूरा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। और Mg किस में कन्वर्ट होगा, Mg+2 में। और Cl किस में, Cl- और Cl- में। अब जब इनमें ये बातचीत हुई, समझौता होता, अब तीनों को क्या रहना पड़ेगा, एक साथ। और जब एक साथ रहेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, MgCl2। समझे, आयन से मिलकर बना तो कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। बॉन्ड भी कौन सी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को दूसरा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तीसरा आप करो, MgO सुना होगा आपने, MgO की फॉर्मेशन करो जल्दी से। सभी बच्चे करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जल्दी से कर देंगे MgO की फॉर्मेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताओ Mg2 8 2 कितने लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 8। अब ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8।
कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? गेन, कि कहीं से मेरे को मिल जाए, किसमें कनेक्ट होना चाहिए? ओ -2 में। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 8। अब वही बात वापिस से, ठीक है, उस वे में यदि हम दिखाना चाहें कि Mg है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में फालतू है, ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6। Mg को कितने लॉन्च करने? 2। तो मैग्नीशियम किसके पास जाएगा? O के पास। O को बोलेगा कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन देने, ऑक्सीजन इसी वेट में बैठा कि कोई आए और मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे, ताकि मैं भी क्या हो जाऊं? स्टेबल। समझ रहे हो? तो Mg ने इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। और जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए तो Mg तो किस में कन्वर्ट हो गया? Mg +2 में, और O किस में कन्वर्ट हो गया? O -2 में। और अब दोनों एक साथ रहेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बीच में आ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? MgO की। समझे? और जब हम यूं पूछेंगे ना कि बताओ भैया क्या कहानी थी तुम्हारी, तो Mg कहेगा कि यार ऑक्सीजन ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा था तो मैंने दे दिए। ऑक्सीजन से पूछेंगे ना तो ऑक्सीजन कहेगा कि मैंने छीन लिए, वो तो दे ही नहीं रहे लेकिन मैंने छीने। लेकिन जबकि सच्चाई क्या है कि भैया Mg को भी जरूरत थी और O को भी जरूरत थी, दोनों ने अपनी जरूरत को क्या किया? पूरा किया। ओके, और जो एग्जांपल है वो आप लोग देख लेंगे, सारे ऐसे हैं, बिल्कुल आसान। तो आयनिक बॉन्ड सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर इफेक्टिंग, कि आयनिक बॉन्ड को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और है बीच में, छोटी सी टर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो देखो, जैसे कि हमारे पास एक आयन है Na पॉजिटिव, इस Na पॉजिटिव के चारों तरफ जैसे कि 6 Cl नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 Cl नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ना किसी एक आयन के चारों तरफ कितने अपोजिट आयन्स हैं, बस एक आयन के चारों तरफ कितने नेबर्स अपोजिट आयन्स हैं, मींस उसके पड़ोसी अपोजिट चार्ज वाले, वो उस आयन का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम आयन के चारों तरफ कितने Cl नेगेटिव आयन है? 6। तो यहाँ पे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारे पास इनका क्रिस्टल लैटिस होता है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, NaCl सॉलिड होता है, इनका क्रिस्टल लैटिस होता है, जो हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे +2 में, ठीक है। जब वहां पे हम इनकी स्टडी करेंगे क्रिस्टल्स की, वहां पे हम देखेंगे कि Na के चारों तरफ ना 6 Cl होते हैं और Cl नेगेटिव के भी चारों तरफ ना 6 Na होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ना Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 और Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक आयन के चारों तरफ कितने अपोजिट चार्ज के आयन्स हैं। ओके, तो आप लोग अब जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डेफिनेशन उतार लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स अराउंड दैट आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक। अगला देखेंगे, एक टर्म और हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? बिल्कुल आसान सा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट। सिंपल बात कि जब एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो उस दौरान उस किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लॉस किए, वो उस एलिमेंट की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि बताओ मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे? 2। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? 2। ऑक्सीजन ने कितने गेन किए? 2। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितनी? 2। सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 लॉस किया ना, तो 1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1, उसने कितने गेन किए थे? 1। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा, सारे बच्चे समझेंगे। ओके, फैक्टर से इफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो मतलब कौन कौन से फैक्टर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए हमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यूनिट 3 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाए ना, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी दोनों एक बात, कि द मिनिमम amount of energy required to remove an outermost cell electron,
सो इट इज कन्वर्ट इनटू ए कैटाइन। यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट गया तो मींस किसकी फॉर्मेशन होगी, कैटाइन की। जैसे कि सोडियम हमारे पास, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, ताकि किसमें कन्वर्ट हो, Na+ में। ठीक है, तो उसी एनर्जी की हमने कितनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जैसे कि सोडियम हमारे पास मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, हम ग्रुप में जब ऐसे चलते हैं तो बताओ आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बताओ, बढ़ती जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज क्या होता जाता है एटम्स का, छोटा। और यदि जितना छोटा साइज होगा ना, जितना छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, किसी एक एलिमेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे पास में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, कम ही देनी पड़ेगी, और यहाँ पे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो आप एक बात बताओ, जहां एनर्जी कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और एक चीज वो जहां एनर्जी ज्यादा दे तब इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो आसानी से कहां आएगा, जहां थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर। समझ रहे हो, ज्यादा में तो काफी देर लगेगी, इट मींस देर में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इट मीन इस बात का मतलब क्या, कि यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, इट मींस लेसर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनिक बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी क्या होगी, ज्यादा। समझ गए, यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना उतनी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतनी जल्दी क्या बनेगा, कैटाइन। ओके, दूसरा फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, ये भी पढ़ रखा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो किस में कन्वर्ट होगा, एनाइन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ना, उसने लिया, और जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके बदले में हमें क्या देगा, वो एनर्जी। और जब भी एनर्जी रिलीज होगी, बाहर जाएगी, तो साइन कैसा होता है एनर्जी का, नेगेटिव। तो आप लोग एक बात बता देंगे जल्दी से कि जब हम यूं चलते हैं, यूं चलने का मतलब लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड, तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजेज इन नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज, और साइज छोटा, इट मीन साइज छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इट मीन वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ऐड करेगा, और जितनी जल्दी अपनी तरफ ऐड करेगा ना, वो उतनी ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। इट मीन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो करना है, इसको गेन तो करना है, और जितनी जल्दी ये गेन करेगा उतनी जल्दी तो किसमें कन्वर्ट होगा, आयंस में, और उतनी जल्दी कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन की संभावना बढ़ेगी, आयनिक बॉन्ड की। सिंपल सी बात है ना, कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाह रहा, जब गेन करना ही नहीं चाह रहा तो क्या वो एनर्जी को रिलीज करेगा, नहीं करेगा। इट मींस एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ रहे हो, तो यदि किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जल्दी से करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या रहेगी, उसकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, नेगेटिव में। तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इज इंक्रीजेज, लिख लेंगे। ठीक है, मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इज इंक्रीजेज। ओके, और लेसर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी द फॉर्मेशन टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड इज इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होगी तभी जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। और ये आप लोगों ने पढ़ रखा है पिछली यूनिट में, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कवर करवा दिया।
अगला हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा पीछे कि देखो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ भी नहीं है कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना, ये हमारे पास Na पॉजिटिव कैटाइन, ये हमारे पास Cl नेगेटिव एनाइन, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलते हैं, तो जब ये आपस में मिलते हैं, जब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब एक मोल आयन और जब आयंस मिले तो कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड। जब आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, दूसरी बात इसका रिवर्स, कि जैसे हमारे पास एक मोल आयनिक कंपाउंड है, अब इसको हम तोड़ना चाहें तो तोड़ेंगे कैसे, एनर्जी देके तोड़ेंगे। तो अब जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी ना, उस एनर्जी को भी क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। और दोनों की वैल्यू बराबर होगी और साइन अलग होंगे, प्लस और माइनस के, क्योंकि जब जुड़े जितनी एनर्जी बाहर निकली वो लैटिस एंथैल्पी, और जब इनको तोड़ेंगे तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमारी लैटिस एंथैल्पी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। इस बात का तो पता होगा, जो इस साइन के सामने रहते हैं ऊपर वो तो रहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इस साइन के मींस बटे में होता है इस प्रकार से, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस जैसे कि ये चीज बढ़ेगी ना तो डायरेक्टली ये भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज कम होगी तो ये भी कम होगी, ठीक है। और ये नीचे वाला इसका उल्टा रहेगा, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या हमारे, ये हमारे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास कैटाइन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारे पास एनाइन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी अमाउंट, जैसे कि +2 है कैटाइन पे चार्ज, तो Q1 की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है। Q2 यदि -2 है तो मैग्नीट्यूड कितना, 2, ये, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट कुछ नहीं देना, बस छोटा सा यूं ही फॉर्मूला सा कि Q1 इंटू Q2 कौन डी स्क्वायर, डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम। ओके, अब आप एक बात बताओ यहाँ से कि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा, तो उनका प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा। देखो यदि अभी हम इसके ऊपर देखेंगे अगले दो कॉन्सेप्ट, इतना याद रखिए कि देखो जितनी ज्यादा चार्ज होंगे ना आयंस के ऊपर उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फिर एक बात बताओ, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा, उतना ही क्या होगा, उल्टे कम। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो डिस्टेंस उतना ही कम, समझे ना। और यदि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है, तो दूर दूर होंगे। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो फिर डिस्टेंस क्या, दोनों में ज्यादा, समझे ना। यदि डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम, समझ गए। देखो किस प्रकार से लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला है चार्ज ऑन आयंस, पढ़ तो चुके, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पे तो उतना ज्यादा उनका क्या आएगा, प्रोडक्ट। और जितना ज्यादा Q1 इंटू Q2 की वैल्यू तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा। तो अब देखेंगे आप लोग कि चार्ज ऑन आयन, जितना ज्यादा चार्ज होगा ना आयन के ऊपर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। अब आप लोग देखो यहाँ पे NaCl है, Na पे कितना +1, Cl पे कितना -1, CaCl2 में कैल्शियम पे +2, एक Cl पे -1, MgO में Mg पे +2 और ऑक्सीजन पे -2। बताओ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कहाँ पे है चार्ज का, कहाँ पे, MgO में। देखो MgO में +2 और -2, यहाँ पे +2 और -1, यहाँ पे +1 और -1, समझ लो। तो बताओ सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू किसकी, जहां पे चार्ज क्या है सबसे ज्यादा, तो हायर द चार्ज हायर द लैटिस एंथैल्पी। तो MgO की लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा, CaCl2 की उससे कम और NaCl की सबसे कम। ओके, दूसरा साइज ऑफ द आयंस, आयन के साइज पर डिपेंड करेगा। यदि जितना बड़ा साइज होगा, देखो जितना बड़ा यदि साइज है आयन का, तो आप एक बात बताओ, जैसे किस प्रकार से हमारे पास, तो जितना बड़ा साइज होगा आयन का, तो आप लोग एक बात बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या हो जाएगा, कम। हमने पढ़ तो लिया, जितना ज्यादा साइज इट मीन्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, उतना ही ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो फिर आपस में
टकराएंगे धीरे धीरे, और जब आपस में कम टकराएंगे तो एनर्जी भी कम ही बाहर जाएगी, तो लैटिस एंट्रॉपी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो यदि साइज ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी भी कम ही रिलीज होगी। तो फिर आप लोग बताओ, एन तो कॉमन, Cl और Br में साइज ज्यादा किसका, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फिर पहले बाहर आई अंटी, ग्रुप नंबर 17 कि जब ऊपर से नीचे आती तो साइज क्या होता है, हमेशा इंक्रीज। क्यों, बिकॉज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल से इंक्रीजेज। तो ब्रोमीन का साइज क्या है, ज्यादा, ब्रोमीन का साइज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो लैटिस एंथैल्पी भी कम। इट मींस NaCl की लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, NaBr से ज्यादा। ओके, अब लास्ट हमारे पास है, जल्दी से देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, पहली क्या, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कि जो आयनिक कंपाउंड होगी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, तो आप लोगों को पता है सभी को, हमारे घर में नमक, नमक क्या होता है, सॉलिड। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। तीसरा, सोल्यूबल इन वाटर, हमें पता है नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है आराम से, ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। चौथा, इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, पिघली स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि देखो सॉलिड होंगे, सॉलिड स्टेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे आयनिक कंपाउंड, लेकिन यदि हम उनको पानी में मिला दें, मींस एक्वस सॉल्यूशन हो या वो पिघले हुए हो, उनकी मोल्टन स्टेट हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्वस स्टेट में हमारा जो नमक है वो किस प्रकार से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और किस में टूट गया, आयंस में, और आयंस प्रेजेंट हो गए, और आयंस प्रेजेंट होने के कारण अब जो एक्वस NaCl है वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए दो में से किसी एक चीज का होना जरूरी, या तो क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। तो यदि सॉलिड स्टेट है तो यहाँ पे फ्री आयंस नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और यदि मोल्टन स्टेट है या एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पे आयंस प्रेजेंट होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा, कंडक्ट। ओके, ये हमारे पास पूरा आयनिक बॉन्ड था, बस इतना ही, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, मौज करेंगे। ओके।